नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। बाहर आते ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने की बात बोल दी। इधर बीजेपी भी इसकी मांग कर रही थी। केजरीवाल ये भी चाहते हैं कि 2025 फरवरी में जो चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं वो नवंबर में जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हो तब हो। अब ये केजरीवाल क्या सोच रहे हैं ये भी समझना होगा। वो अपनी जगह पार्टी के किसी सदस्य को सीएम पद देंगे। क्या ये बीजेपी को जवाब देने की कोशिश है या जनता में अपनी छवि साफ करने का पैंतरा या आने वाले चुनाव के लिए नई रणनीति? खैर, जेल से तो केजरीवाल बाहर आ गए हैं, पर क्या जनता के बीच उनकी वही साख बची है? अरविंद केजरीवाल जो कभी भारतीय राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रतीक माने जाते थे, अब कई लोग उन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा मानते हैं। 2011 के जन लोकपाल आंदोलन से उभरकर केजरीवाल ने जनता के बीच एक स्वच्छ और पारदर्शी नेता की छवि बनाई। उन्होंने खुद को भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन समय के साथ उनकी छवि पर कई धब्बे लगे हैं। केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद और सत्ता में बने रहने के लिए नैतिक सिद्धांतों की अनदेखी शामिल है। यह कहानी बताती है कि कैसे केजरीवाल जो कभी भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति के मसीहा माने जाते थे, अब खुद को उसी भ्रष्टाचार में फंसा हुआ पाते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी। अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल आंदोलन से शुरू किया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जिसमें देश भर के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। उस समय केजरीवाल को एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो राजनीति में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर थे। उनका दावा था कि अगर देश में ईमानदार लोग सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में चमत्कारी जीत हासिल की। आप की स्थापना और उनकी पहली जीत ने देश भर के लोगों को एक उम्मीद दी कि अब राजनीति में एक नया चेहरा आया है जो पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलेगा। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की और केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जिनमें भ्रष्टाचार को खत्म करने और दिल्ली की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का दावा शामिल था। उनकी इस सफलता का मुख्य कारण उनकी ईमानदार छवि और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थे। लेकिन समय के साथ केजरीवाल की छवि पर पहला बड़ा धब्बा तब लगा जब उनकी पार्टी पर चंदा घोटाले का आरोप लगा। कहा गया कि आपने चुनाव के दौरान जो चंदा जमा किया उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठे। यह आरोप लगाया गया कि विदेशी फंडिंग के रूप में आने वाले चंदे की जानकारी जनता से छिपाई गई। यहां तक कि इस मामले की जांच भी शुरू हुई। केजरीवाल, जिन्होंने हमेशा पारदर्शिता की वकालत की थी, अब खुद आरोपों के घेरे में थे। यह मामला उनके समर्थकों के बीच एक बड़ा झटका था, जिन्होंने हमेशा उन्हें ईमानदारी का प्रतीक माना था। केजरीवाल सरकार पर दूसरा बड़ा आरोप तब लगा जब दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्चों में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया। केजरीवाल की सरकार पर सबसे हालिया और गंभीर आरोपों में से एक उनकी नई शराब नीति से जुड़ा है। इस नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दिल्ली की शराब नीति को लेकर उनके मंत्रियों और अफसरों पर आरोप हैं कि उन्होंने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में छूट दी। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। विपक्षी दलों ने इसे केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया और कहा
कि उनकी सरकार अब वही कर रही है जिसके खिलाफ उन्होंने कभी लड़ाई शुरू की थी। केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का खूब बखान किया। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों में भी नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों से मिली भगत के आरोप उनकी छवि पर धब्बा लगा चुके हैं। केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले कहा था कि वह सत्ता और राजनीति से दूर रहेंगे और केवल जन सेवा करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के अन्य नेताओं पर लगे आरोप, चुनाव के दौरान दिए गए विवादास्पद बयानों और उनके बदलते रुख ने उन्हें एक अवसरवादी राजनेता की तरह प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए उनकी पार्टी ने पहले कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन बाद में उन्हें समर्थन दिया। इस तरह के कदमों से उनके भ्रष्टाचारी विरोधी नैतिकता पर सवाल उठे। स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मालीवाल पर यह आरोप था कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके कई करीबी लोगों की अवैध नियुक्तियां की। जब यह मामला सामने आया तो केजरीवाल ने मालीवाल का बचाव किया और किसी भी प्रकार की कार्रवाई से इनकार किया। इससे यह साफ हो गया कि केजरीवाल केवल उन्हीं मामलों पर कार्रवाई करते हैं जो उनके राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप होते हैं, और अगर उनके करीबी सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो वह उनकी बचाव करने में भी पीछे नहीं हटते। पर अब उसी स्वाति मालीवाल पर हमले वाले मामले में मुख्यमंत्री साहब ने चुप्पी साध ली। केजरीवाल की इस चुप्पी का फायदा उठाते हुए विपक्षी दलों ने उन पर कड़ा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए और इसे उनकी सरकार की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उदासीनता करार दिया। विपक्ष का कहना था कि अगर केजरीवाल सचमुच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर होते तो ये इस मामले में खुलकर सामने आते और स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होते। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रहते हैं, जबकि असल में जब कोई घटना घटती है तो वह चुप्पी साध लेते हैं। यह उनके नारी सुरक्षा के नारे को खोखला साबित। केजरीवाल की चुप्पी ने जनता के बीच असंतोष पैदा कर दिया। स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के बाद जब इस मामले को लेकर मीडिया और जनता के बीच चर्चा शुरू हुई तो सभी की नजरें अरविंद केजरीवाल पर थी कि वे इस मामले पर क्या कहेंगे, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे पर कोई ठोस बयान नहीं दिया। यह चुप्पी लोगों को अचंभित कर गई, क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा खुद को महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति संवेदनशील नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी चुप्पी ने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या वह अपने राजनीतिक सहयोगियों से जुड़े विवादों पर जानबूझकर मौन है? क्या वह चुप्पी उनकी पार्टी के भीतर किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर वह खुद इस मुद्दे पर असमंजस में है? स्वाति मालीवाल, जो उनकी करीबी सहयोगी मानी जाती थी, पर हुए हमले के बाद उनका मौन रहना कई लोगों के लिए हैरानी का सबब बना। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि केजरीवाल और मालीवाल के बीच कोई आंतरिक मतभेद चल रहा हो, जिसके कारण केजरीवाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इस मामले को और ज्यादा तूल न देना चाहते हो ताकि उनकी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल न उठे। हालांकि यह चुप्पी राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हो रही है। जनता यह सवाल पूछ रही है कि जो नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है वह खुद अपनी पार्टी के महिला नेता के साथ हुए इस गंभीर मामले पर क्यों चुप है? अरविंद केजरीवाल का राजनीति में उदय एक भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में हुआ, जिसने राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता का वादा किया था। लेकिन समय के साथ उनके कई करीबी दोस्त और साथी, जिन्होंने उनके साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी, उनकी कार्यशैली और व्यवहार से निराश होकर उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे उनके साथियों ने एक एक कर केजरीवाल का साथ छोड़ा और इसके पीछे के कारण क्या थे। अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने और करीबी साथियों में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे। ये दोनों आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी के भीतर पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की कमी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पार्टी में एक तरफा निर्णय लेते हैं और किसी की बात नहीं सुनते। यह घटना पार्टी के अंदर एक बड़ा विभाजन साबित हुई और केजरीवाल की नेतृत्व शैली पर गहरे सवाल खड़े हुए।
कपिल मिश्रा, जो पहले केजरीवाल के करीबी सहयोगी और दिल्ली सरकार में मंत्री थे, ने भी बाद में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2017 में मिश्रा ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद देखा कि केजरीवाल को सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल अब वह नेता नहीं रहे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए जाने जाते थे, बल्कि वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इन आरोपों के बाद मिश्रा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन मिश्रा का आरोप एक बार फिर से केजरीवाल की नैतिकता और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। मिश्रा का कहना था कि उन्होंने केजरीवाल का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अपने भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों से दूर चले गए थे। कुमार विश्वास, जो आपके शुरुआती दौर से ही पार्टी का हिस्सा रहे, केजरीवाल के बेहद करीब माने जाते थे। विश्वास की काव्य शैली और भाषणों ने पार्टी को जनता के बीच एक नया पहचान दिलाई थी, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का राजनीतिक विस्तार हुआ, विश्वास और केजरीवाल के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी। विश्वास ने कई मौकों पर पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी की आलोचना की और कहा कि पार्टी अब अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। विशेष रूप से 2017 में जब आप पंजाब चुनाव हार गई, तब कुमार विश्वास ने खुलकर केजरीवाल की आलोचना की। इसके बाद उन्हें पार्टी के भीतर दरकिनार कर दिया गया। विश्वास का कहना था कि केजरीवाल अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने में लगे हुए थे। आशुतोष, जो पहले एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और फिर राजनीति में आए, उन्होंने भी केजरीवाल के नेतृत्व में आपके लिए काम किया। वे पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि आशुतोष ने 2018 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के कई अन्य साथी जैसे आनंद कुमार और अजीत झा भी उनके साथ पार्टी की शुरुआत में जुड़े थे। इन सभी का मानना था कि आप एक नई तरह की राजनीति की नींव रखेगी, जिसमें पारदर्शिता और ईमानदारी होगी। लेकिन समय के साथ पार्टी के अंदरूनी कामकाज में बदलाव आया और केजरीवाल पर आरोप लगने लगे कि वह केवल अपने करीबी और वफादार लोगों को ही महत्व दे रहे हैं। कई पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर दिया और एक तानाशाही नेतृत्व की शुरुआत की। कई पुराने कार्यकर्ता जो कभी केजरीवाल के सबसे बड़े समर्थक थे, अब उन्हें छोड़ चुके हैं और पार्टी से दूर हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर उनके कई पुराने साथियों ने यह आरोप लगाया कि जैसे वह सत्ता में आए, उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने पार्टी के भीतर आलोचना को सहन करना बंद कर दिया और जो लोग उनके फैसलों से असहमत होते थे, उन्हें किनारा कर दिया गया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केजरीवाल पर आरोप था कि वह तानाशाही रवैया अपनाते हैं और केवल अपने वफादारों की सुनते हैं। कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण ने कई बार यह बात कही कि केजरीवाल ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। जो नेता या कार्यकर्ता उनके फैसले से असहमत होते थे, उन्हें या तो बाहर कर दिया जाता था या फिर उनकी आवाज दबा दी जाती थी। यह तानाशाही रवैया ही कई पुराने साथियों के अलगाव का कारण बना। अरविंद केजरीवाल, जो कभी भारतीय राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रतीक माने जाते थे, अब कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। चाहे वह चंदा घोटाला हो, विज्ञापन घोटाला, शराब नीति घोटाला या स्वाति मालीवाल का विवाद, हर एक मामले में केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। यह कहानी बताती है कि राजनीति में नैतिकता और सिद्धांत केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना भी जरूरी होता है। केजरीवाल, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर राजनीति में कदम रखा था, अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। जनता उन्हें एक ईमानदार नेता के रूप में देखा, लेकिन अब उनके कई समर्थक भी मानते हैं कि केजरीवाल ने सत्ता और राजनीतिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया है। अब अरविंद केजरीवाल का नाम उन नेताओं में गिना जा रहा है जो सत्ता में आने के बाद अपनी विचारधारा और नैतिकता को त्याग देते हैं। उनके विरोधी उन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा मानते हैं और जनता के बीच उनकी छवि धूमिल हो चुकी है। अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।